ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें कमी नहीं है? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें कमी नहीं है? आसमान के पास भी तो जमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में। और आज इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं सबको हम लोग एक साथ करेंगे, जो कि आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी यूज़फुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा मत, अंत तक बने रहेगा। और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए इस सेशन की शुरुआत इस शानदार सवाल के साथ करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, निम्न में कौन सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस का उदाहरण नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, या इसी को विशाल अणु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू? विशाल अणु भी कहते हैं। अब देखिए, चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पहला है आपका SiO2 सिलिका या क्वार्ट्ज, ये आपके सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के उदाहरण हैं। एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये भी आपके सहसंयोजक ठोस के उदाहरण हैं। हीरा भी आपके सहसंयोजक ठोस के उदाहरण हैं। यानी ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों सहसंयोजक ठोस के उदाहरण हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह सहसंयोजक ठोस के उदाहरण नहीं है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये किस प्रकार के ठोस का उदाहरण है? तो ये आणविक ठोस का उदाहरण है। किस प्रकार के ठोस का उदाहरण है बाबू? आणविक ठोस का उदाहरण है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? कोऑर्डिनेशन संख्या को हम लोग जो है वह समन्वय संख्या भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन संख्या को क्या बोलते हैं बाबू? समन्वय संख्या भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से अक्सर जो है वह परीक्षा में सवाल रहता है। तो देखिए यहाँ पे HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। CCP की जो समन्वय संख्या होती है वह भी क्या होती है? 12 होती है। BCC की जो समन्वय संख्या होती है वह क्या होती है? 8 होती है। BCC की समन्वय संख्या क्या होती है? 8 होती है। सिंपल क्यूबिक सेल की जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 6 होती है। FCC की भी समन्वय संख्या क्या होती है? वो 12 होती है। आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, यहाँ से परीक्षा में हर साल जो है वह प्रश्न पूछा जाता है। तो आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा, एकदम मज़े में पढ़िएगा। क्लियर है? चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, BCC इकाई सेल में मुक्त या खाली जगह का प्रतिशत है। तो BCC इकाई सेल में देखिए, BCC का मतलब होता है क्या? पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल, घनाकार इकाई सेल। अब देखिए जरा सा ध्यान से देखिएगा कि ये BCC जो होता है बाबू, इसकी जो संकुलन क्षमता होती है, संकुलन क्षमता ये आपकी 68% होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब संकुलन क्षमता इसकी 68% होगी तो इसमें रिक्त स्थान कितना बच जाएगा? तो रिक्त स्थान जो बचेगा वो 32% यानी 32%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आप FCC की संकुलन क्षमता देख लें तो FCC की संकुलन क्षमता है, संकुलन क्षमता 74% होती है। इसमें रिक्त स्थान कितना होता है? तो 26% होती है। ये भी आपको याद रखना है। सिंपल क्यूबिक शेल में आप देख लीजिए, संकुलन क्षमता जो होती है, संकुलन क्षमता ये आपका 52%, और रिक्त स्थान जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है बाबू? तो रिक्त स्थान 48% होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुष्फलकीय रिक्तियों की समन्वय संख्या कितनी होती है? समन्वय संख्या का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। चतुष्फलकीय रिक्तियों का मतलब क्या होता है बाबू? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही यूनिक सवाल है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 4 होती है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होता है, जो अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं,
जो अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं, अष्टफलकीय रिक्तियों की समन्वय संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से देखिए क्या है, आप ये भी समझ लीजिए कि जो आपके चतुष्फलकीय रिक्ति होते हैं वो चतुष्फलकीय रिक्ति जो है ये यूनिट सेल के एज पर होते हैं, यूनिट सेल के किनारे पर, इकाई सेल यूनिट सेल के किनारे पर चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होता है वो क्या होता है कि यूनिट सेल के सेंटर में होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जालक में AB व्यवस्था दर्शाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, जालक में AB व्यवस्था दर्शाती है। जालक को 2 तरीके से फिल किया जाता है, एक AB व्यवस्था के जरिए और एक ABC व्यवस्था के जरिए। तो यदि आप AB व्यवस्था के जरिए भर रहे हैं तो वो HCP जालक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बाबू? HCP जालक का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा निश्चित रूप से। और यदि आप ABC व्यवस्था के जरिए जा रहे हैं तो ABC व्यवस्था के जरिए जा रहे हैं तो CCP या FCC जालक का क्या होगा? निर्माण होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये CCP या FCC जालक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा कि ABC व्यवस्था में FCC जालक और AB व्यवस्था में हमारा कौन सा हो जाएगा? HCP जालक। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, NaCl ठोस जालक में प्रत्येक Na+ आयन कुल कितने Cl- आयन से घिरा रहता? बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि NaCl में जो है वह Na+ आयन की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है, समन्वय संख्या क्या होती है। तो देखिए एक Na+ जो है वह कितने Cl- आयन से घिरे होते हैं? 6 Cl- आयन से। और एक Cl- जो है वह कितने Na+ आयन से घिरे होते हैं? 6 Na+ आयन से घिरे होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6। यानी हम लोग कह सकते हैं कि NaCl जो ठोस जालक में जो Na+ आयन होते हैं वो 6 Cl- आयन से घिरे होते हैं, अर्थात इनकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। बात हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट यौगिक के समन्वय संख्या की कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, CaCl है, सीजियम क्लोराइड है, इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो क्या होती है? 8 होती है। CaCl की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? 8। आप ZNS की बात कर लो, इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? 4 होती है। इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? 4 होती है। Na2O को देखो तो अगर सोडियम को देखोगे तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और ऑक्सीजन को देखोगे तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इसी प्रकार से कैल्शियम फ्लोराइड का अगर देखोगे तो अगर आप कैल्शियम का देखोगे और फ्लोरीन का देखोगे तो कैल्शियम का देखोगे तो क्या हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर फ्लोरीन का देखोगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये तमाम जो कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड कंसेप्ट है उसको याद रखना है। बहुत दफ़ा परीक्षा में पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हीरे का क्रिस्टल उदाहरण है। आप देख लीजिए यहाँ पे, हीरा हो, ग्रेफाइट हो, चाहे वह सिलिका हो, एल्युमिनियम नाइट्राइड हो, क्या हो? एल्युमिनियम नाइट्राइड हो, ये सभी जो है वह नेटवर्क ठोस के उदाहरण है या सहसंयोजक ठोस के उदाहरण है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के उदाहरण हैं, या इनको हम लोग विशाल अणु के नाम से भी क्या करते हैं बाबू? जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। तो ट्रांजिस्टर सेट में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो ट्रांजिस्टर सेट में हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो है वह जर्मेनियम का भी प्रयोग किया जाता है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों वर्ग 14 का क्या है? तत्व हैं। दोनों के दोनों जो है वह आपके अर्धचालक माने जाते हैं। दोनों के दोनों आपके क्या हैं? अर्धचालक हैं। वर्ग 14 के तत्व हैं, ये भी याद रखना है। बहुत बार ये पूछ दिया जाता है, सिलिकॉन किस वर्ग का तत्व है, जर्मेनियम किस वर्ग का तत्व है, बहुत बार पूछ दिया जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, इनकी संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डायमंड मतलब क्या होता है बाबू? हीरा।
हीरा के क्रिस्टल में जो है वह प्रत्येक कार्बन कितने कार्बन से घिरे रहते हैं। तो देखिए ये आपका जो है वह एक छोटा सा आपका नमूना है जिसमें देख रहे हैं हम लोग कि एक कार्बन जो है वह कितने कार्बन से घिरा हुआ है, 4 कार्बन से। तो यानी हीरा के क्रिस्टल में जो है वह एक कार्बन कितने कार्बन से घिरा रहता है बाबू, 4 कार्बन से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको एक चीज यहाँ से याद रखना है कि कार्बन की संयोजकता जो है वह कितनी होती है बाबू, 4 होती है। एक और भी प्रश्न आप देख लीजिए कि ग्रेफाइट की संरचना में आप देखेंगे एक कार्बन जो है वह 3 कार्बन से घिरा रहता है। एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा रहता है। ग्रेफाइट की संरचना में एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से घिरा रहता है। ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसको निश्चित रूप से याद रख लीजिएगा। अब हीरा में देखिए कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा, sp3, यह भी पूछा जाता है। ग्रेफाइट में आपका कार्बन का प्रसंकरण क्या हो जाएगा, sp2, यह भी बहुत बार पूछ दिया गया है। तो आप निश्चित रूप से इसे क्या करिएगा, याद रखिएगा। हमारा एक ही मकसद है कि आपको सारा ऑब्जेक्टिव याद करवा दें ताकि आपकी परीक्षा बेहतर हो, आपको अच्छे मार्क्स आएँ और आपके जो अरमान हैं वो अरमान पूरे हों। तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उपसह संयोजन संख्या है। सबसे पहले तो ये जान लें कि अंतः केंद्रित घनीय संरचना हम लोग किसको कहते हैं। तो अंतः केंद्रित घनीय संरचना हम लोग बीसीसी को कहते हैं और उपसह संयोजन संख्या का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग जो है वह समन्वय संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ें जो हम लोगों को जानना चाहिए और परीक्षा में इन्हीं छोटे छोटे मिसकंसेप्शन के वजह से हम लोगों का जो है वह अच्छा सवाल मिस कर जाता है और जिसको लेकर के बाद में बहुत अफसोस होता है, वो इतना आसान था हम तो नहीं बना सके। तो ये ध्यान देना है। तो बीसीसी की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो बीसीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है बाबू, 8 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कांच होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कांच जो है वह अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है, ठोस पदार्थ का उदाहरण है। आप ध्यान से देखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को हम लोग आभासी ठोस भी कहते हैं, इसको वेरवेदार ठोस भी कहते हैं, वेरवेदार ठोस भी कहते हैं, और इसको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, अतिशीतित द्रव। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक हो गए, प्लास्टिक, रबड़, ये सब भी जो है वह किसके उदाहरण है बाबू। तो प्लास्टिक, रबड़ भी अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के क्या है, उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि Na2O में सोडियम की उपसह संयोजन संख्या क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका सोडियम ऑक्साइड है। इसमें अगर आप सोडियम और ऑक्सीजन की कोऑर्डिनेशन नंबर को अलग अलग देखेंगे तो सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ऑक्सीजन की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है। अक्सर यहाँ से सवाल पूछ दिया जाता है और हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछी जा रही है तो सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो अर्धचालक होते हैं बाबू, अर्धचालक आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक N प्रकार का और दूसरा P प्रकार का। तो N प्रकार के अर्धचालक को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ कहते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ कहते हैं, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ। इसको क्या बोलते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें वर्ग 14
के तत्वों को वर्ग 15 के साथ मिलाते हैं। किसके साथ मिलाते हैं? वर्ग 14 को वर्ग 15 के साथ, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है कि इसमें वर्ग 14 को जो है किसके साथ मिलाते हैं? वर्ग 13 के साथ। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब p प्रकार का अर्धचालक हम लोग बना रहे हैं तो p प्रकार के अर्धचालक में वर्ग 14 को वर्ग 13 के साथ मिलाएंगे, तो वर्ग 13 के जो तत्व हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। तो उनके संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर है बाबू? स्पष्ट हैं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार प्यार से मुस्कुराओ खुद में ही। अच्छा लग रहा है तो, नहीं अच्छा लग रहा है तो भी मुस्कुरा दो। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्र में अधिकतम दूरी होगी? देखिए यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में किसमें धनायनों और ऋणायनों के केंद्र में अधिकतम दूरी होगी? तो देखिए यहाँ पे लिथियम और फ्लोराइड है। तो लिथियम फ्लोराइड है तो लिथियम का भी आकार छोटा, फ्लोरीन का भी आकार छोटा। सीजियम फ्लोराइड है, सीजियम का आकार बड़ा है बट फ्लोरीन का आकार छोटा है। यहाँ पे देखिए सीजियम आयोडाइड है, यहाँ सीजियम का भी आकार बड़ा है और आयोडीन का भी आकार बड़ा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा? सीजियम आयोडाइड, क्योंकि सीजियम और आयोडीन दोनों के दोनों जो है वह क्या है? बड़े आकार वाले हैं। तो स्वाभाविक है कि इनके जो आपके जो धनायन और ऋणायन के बीच जो दूरी होगी केंद्र की, वो क्या होगी? अधिकतम होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के क्वेश्चन को ना एकदम आराम से सोच करके बनाइएगा, बहुत ही हल्का सवाल है। आप एकदम बेवजह मत फंसिएगा। परमाणु का आकार देखिए किसका ज़्यादा बड़ा है, तो जिसका परमाणु का आकार बड़ा रहेगा उसका आयन का भी आकार बड़ा रहेगा, तो उसके आयनों के बीच जो है वह दूरी भी जो है वह क्या होगी? अधिक होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। CaCl की क्रिस्टल संरचना होती है। देखिए यहाँ पे CaCl के क्रिस्टल संरचना होती है BCC। आपको मैंने बताया कि CaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8। तो स्वाभाविक ही कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, यानी ये जो है वह किस व्यवस्था में होंगे? BCC व्यवस्था में होंगे। बहुत बार ये सवाल पूछा जाएगा और पूछा गया है। आपसे NaCl का पूछ देगा कि NaCl का बता दो आपका जो है वह व्यवस्था क्या होगी, क्रिस्टल की संरचना क्या होगी। तो NaCl के क्रिस्टल की संरचना आप जो है वह क्या मारेंगे? तो FCC मारेंगे। क्लियर है? चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। FCC एकक जालक में कितने परमाणु होते हैं? देखिए यहाँ पे FCC व्यवस्था कर रहा है। तो FCC व्यवस्था क्या होता है? फलक केंद्रित, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? फलक केंद्रित। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फलक केंद्रित जो इकाई सेल होता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहला तो देखिए 1/8 परमाणु कोनों पर होता है। टोटल कोनों की संख्या 8, यानी यहाँ पर आप देखिएगा कि कोनों पर कितने परमाणु हो गए? 1। और देखिए फलकों की संख्या कितनी? 6, और प्रत्येक फलक पर 1/2 परमाणु, यानी फलकों पर कितने परमाणु हो गए? 3। तो अगर देखें यहाँ पे कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो 4 है, यानी FCC व्यवस्था में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल की कर लेते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल में जो है वह क्यूबिक सेल में कितने परमाणु होते हैं? 1 परमाणु। सिंपल क्यूबिक सेल में कितने परमाणु बाबू? 1 परमाणु। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जो है वह कितने परमाणु? 2। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितने परमाणु हो जाएंगे? 4 परमाणु हो जाएंगे। तो कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि सरल घनीय सेल में परमाणु की संख्या 1, पिंड केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणु की संख्या 2 और फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन प्रतिचुंबकत्व को दर्शाता है? बहुत ही स्टार क्वेश्चन है। ये पूरा का पूरा स्लाइड स्टार क्वेश्चन से भरा पड़ा है, इसलिए आप निश्चित रूप से बिना स्किप किए सारा वीडियो को देखिए और एक बार नहीं 2-3 बार देखिए। तब तक देखिए जब तक कि आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव याद ना हो जाए।
अब देखिए प्रतिचुंबकत्व को कौन दर्शाता है, तो प्रतिचुंबकत्व को वही दर्शाएगा जिसके संयोजी कक्ष में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो या जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। अब यहाँ पे देखिए H2O प्रतिचुंबकत्व को दर्शाता है, NaCl भी प्रतिचुंबकत्व को दर्शाता है, बेंजीन भी प्रतिचुंबकत्व को दर्शाता है। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल मतलब क्या होता है बाबू, तो ऑल मतलब होता है सभी, यानी जल हो गए, NaCl सोडियम क्लोराइड और बेंजीन, ये सभी के सभी प्रतिचुंबकत्व को क्या करता है, दर्शाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है, निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है, जरा ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पे कि आपका जो है RbCl में जो है वह शॉर्ट की दोष पाया जाता है, शॉर्ट की दोष, ठीक है। और CHCl में भी आपका क्या पाया जाता है, तो शॉर्ट की दोष। अब यहाँ पे देखिए AgBr में फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों दोष पाया जाता है, तो फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों दोष पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा, तो राइट आंसर सी नंबर होगा कि AgBr में फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों दोष पाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है परीक्षा का कि वो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों दोष दर्शाया जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएंगे, तो वो आपका AgBr हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट की दोष जो होता है इसमें ठोस के घनत्व घटते हैं, ठोस के घनत्व घटते हैं, ठोस के घनत्व क्या होते हैं बाबू, घटते हैं। लेकिन फ्रैंकल दोष में जो है, फ्रैंकल दोष जिसको कि हम लोग विस्थापन दोष भी कहते हैं, ये भी सवाल पूछा गया है। फ्रैंकल दोष को और किस नाम से जानते हैं बाबू, तो इसको विस्थापन दोष के नाम से जानते हैं। और इसमें ठोसों के घनत्व अपरिवर्तित रहते हैं, यानी इसमें ठोसों के घनत्व क्या रहते हैं बाबू, अपरिवर्तित रहते हैं। क्लियर है क्या। अब देखिए फ्रैंकल दोष दर्शाने वाले कुछ यौगिक को देख लीजिएगा, जैसे ZNS हो गया, AgBr हो गया, क्या हो गया बाबू, AgBr हो गया। अब देखिए यहाँ पे AgCl हो गया, AgI हो गया। ये सभी जो कंपाउंड हैं ये आपके जो है वह फ्रैंकल दोष दर्शाते हैं, जबकि शॉर्ट की दोष हमारा कौन सा कंपाउंड दर्शाता है, तो शॉर्ट की दोष आप देख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे आपका CHCl हो गया, जैसे RbCl हो गया, है ना, RbCl हो गया, आपका NaCl आपका हो गया। ये सभी आपके जो है वह क्या दर्शाते हैं, तो ये सभी आपके शॉर्ट की दोष दर्शाते हैं। क्लियर है बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। एक बात आपको और याद रखना है कि फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष जो है वह आयनिक यौगिकों के द्वारा दर्शाया जाता है। किनके द्वारा दर्शाया जाता है, आयनिक यौगिकों के द्वारा दर्शाया जाता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अणुचुंबकत्व को दर्शाता है, निम्न में कौन अणुचुंबकत्व को दर्शाता है, तो देखिए यहाँ पे अणुचुंबकत्व को वही दर्शाएगा जिसके पास अनयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास क्या होंगे बाबू, अनयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसके पास रहेगा वही आपका जो है वह अणुचुंबकत्व को दर्शाएगा। और अणुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए O2- जो है, माफ करें O2 जो है वह ये भी अणुचुंबकत्व को दर्शाता है, Cu2+ भी अणुचुंबकत्व को दर्शाता है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह कितनी होती है, तो 5 होती है। तो कुल मिलाकर के कहें तो सभी, यानी ऑल मतलब क्या होता है बाबू, सभी, ये सभी जो है वह क्या है बाबू, तो सभी अणुचुंबकत्व को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखेंगे यहाँ पे Cr3+, ये भी आपको अणुचुंबकत्व को दर्शाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है, सारा का सारा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कहीं मत जाइएगा, वीडियो से चिपके रहिएगा, तभी आपका जो है वह परीक्षा में बेहतर से बेहतर मार्क्स आने का जो एक आपने इरादा रखा है वो संभव हो पाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आद्य संरचना कितनी होती है, आद्य संरचना जो होती है
7 होती है, या यूं कहें कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और ब्रेव्स जालक, ब्रेव्स जालक या आकाशीय जालक, ब्रेव्स जालक या आकाशीय जालक जो होते हैं, इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है? 14 होती है। तो ब्रेव्स जालक या आकाशीय जालक की संख्या 14 होती है, और आद्य संरचना जो है वह कितनी होती है? तो 7 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक क्रिस्टल से कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? तो वो 14 प्रकार के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोडियम क्लोराइड का जालक है, देखिए यहाँ पे, तो सोडियम क्लोराइड का जो जालक है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है 6 होगा, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और इसके अगर जालक पर विचार करें तो ये ऑक्टाहेड्रल जो है वह स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। ये क्या कर देता है? ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय, है ना, ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय जालक का निर्माण करता है। कौन? NaCl। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, आप इसको निश्चित रूप से क्या रखिएगा? याद रखिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वीडियो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा पड़ा है, इसलिए एकदम नहीं जाना है छोड़ करके। डाटा खत्म हो जाए तो रिचार्ज कर लीजिए, बट छोड़ करके नहीं जाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। C6H6 यानी जो बेंजीन है, ये कौन सा पदार्थ है? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बेंजीन आपका जो है वह क्या है बाबू? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। किस प्रकार का पदार्थ है? तो बेंजीन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या? नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात और है कि ये आपका जो बेंजीन है, ध्यान से देखेंगे, ये आपका बेंजीन है, और बहुत बार यहाँ से सवाल पूछ दिया जाता है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पे बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड 12 होते हैं और पाई बॉन्ड की संख्या 3 होती है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा बाबू? तो वो आपका अनुपात हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। चलें आगे, आगे चलते हैं। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो देखिए, ठोस क्षारीय धातु के हैलाइडों का जो रंग होता है वो F केंद्र के कारण होता है। क्योंकि क्या होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी गई ऋणायन रिक्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं? F केंद्र बोलते हैं। और यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वह ऋणायन रिक्ति को भरने के लिए जाता है, तो उस क्रम में क्या होता है कि कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो किसी विशेष वर्ण को, किसी प्रकाश के विशेष वर्ण को वो परावर्तित करता है। इसी कारण से जो है वह उसका रंग परिलक्षित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोष्ठिका कितनी एकक कोष्ठिका के साथ सहभाजित रहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा कि फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका कितने एकक कोष्ठिका के साथ सहभाजित रहती है? यानी एफसीसी व्यवस्था में जो है वह एक यूनिट सेल कितने यूनिट सेल के साथ घिरे रहते हैं? तो एफसीसी व्यवस्था में एक यूनिट सेल 6 यूनिट सेल के साथ घिरे रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल की संकुलन क्षमता होती है, सिंपल क्यूबिक सेल की जो संकुलन क्षमता होती है वो 52% होती है। और इसमें जो रिक्त स्थान होता है बाबू, ये रिक्त स्थान जो होगा वो 48% अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है लेकिन राउंड फिगर में यही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 52%। क्लियर है क्या? कोई डाउट है क्या? कोई परेशानी है क्या? बाबू को, सोना को, मोना को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए आगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो VCC व्यवस्था है इसमें लैटिस बिंदुओं की संख्या यानी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो लैटिस बिंदुओं की संख्या इसमें क्या होती है? 2 होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। बाकी अगर बात हम लोग एफसीसी व्यवस्था की कर लेते हैं तो एफसीसी व्यवस्था में 4 परमाणु, सिंपल क्यूबिक सेल में जो है हुआ, सिंपल क्यूबिक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये एकदम याद रखना है, बहुत आसान है भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है? आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण कौन है? तो देखिए पहला जो आपका है वो है सोडियम सल्फेट। क्या है बाबू? सोडियम सल्फेट। यही हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? आपको मैं बता देता हूँ, जितने भी सल्फेट हैं, फॉस्फेट हैं, नाइट्रेट हैं, सारे के सारे जो है वह क्या होते हैं? लवण होते हैं। और लवण जितने भी होते हैं वो आयनिक होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कार्बन है, और कार्बन में अगर हम इसको हीरा मानते हैं या ग्रेफाइट मानते हैं या कोई भी आप रूप मानते हैं, ये सहसंयोजक होगा। ग्रेफाइट भी यहाँ पे सहसंयोजक है। ये आणविक जो है वह ठोस का उदाहरण होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एकदम अच्छे से, प्यार से, दुलार से समझिए, ठीक है ना। अब देखिए पोटेशियम का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो BCC होता है, ऑरम का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो FCC होता है। बात हम लोग फेरस की कर लेते हैं तो FCC होता है, कहीं कहीं BCC भी होता है, और जिंक का आपका जो है वह HCP होता है। अब जरा सा आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? पोटेशियम की BCC व्यवस्था, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और अगर फेरस का मोस्टली देखें FCC तो 12 होता है। HCP का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 12 होता है। FCC का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 12 होता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 पोटेशियम। देखिए कई बार पूछ देता है कि बताइए ऑरम के क्रिस्टल तंत्र की संरचना कैसी होती है? तो FCC व्यवस्था में ये होता है, या फेरस का FCC व्यवस्था, जिंक का भी कई बार पूछा गया FCC व्यवस्था, या जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ सकता है यहाँ पे, तो 12 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? 1 होगा। ये सब एकदम बहुत क्रीम क्वेश्चन है। आगे चलिए। FCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। देखिए इससे क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप निश्चित रूप से इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे FCC की संकुलन क्षमता 74% होती है, और इसमें रिक्त स्थान कितना होता है? 26%। तो कई बार संकुलन क्षमता पूछता है और कई बार क्या पूछ देता है? तो रिक्त स्थान पूछ देता है। तो दोनों आपको याद रखना है, याद रखिएगा, एकदम 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ इस जगह से। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। अभी देखिए मैंने बात किया था कि FCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 74%। रिक्त स्थान कितना? 26%। आप BCC की बात कर लो, संकुलन क्षमता कितनी होगी इसकी? 68%। रिक्त स्थान कितना होगा? 32%। सिंपल क्यूबिक सेल की बात कर लो तो 52%। रिक्त स्थान कितना? 48%। तो यहाँ पर BCC इस संकुलन क्षमता पूछी जा रही है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 68%। क्लियर है बाबू? अच्छा लग रहा है ना? कैसा लग रहा है जल्दी से बताओ, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? सबको मज़ा आ रहा है? क्लियर है ना? खाओ भी, पढ़ो भी, ऐश करो पूरा। आगे चलते हैं। फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोष होते हैं। ये फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष देखिए धनायन और ऋणायन के कारण जो है वह उत्पन्न होते हैं। तो धनायन और ऋणायन के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी निश्चित रूप से ये परमाणु दोष होंगे। क्या होंगे बाबू? परमाणु दोष। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि FCC व्यवस्था में परमाणु की संख्या कितनी? तो FCC व्यवस्था में परमाणु की संख्या 4, BCC में 2, और सिंपल क्यूबिक सेल में परमाणु की संख्या कितनी होगी? 1। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए बार बार इस क्वेश्चन को बताया जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिलौह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो प्रतिलौह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला जो पदार्थ है वो है मैग्नीज ऑक्साइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ये मैग्नीज ऑक्साइड प्रतिलौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। ये आपका मैग्नेटाइट है। ये आपका क्या बाबू? मैग्नेटाइट है। ये लोहा का अयस्क है। ये फेरी चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। ये फेरी चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, आपको याद रखना है। ये आपका
क्रोमियम ऑक्साइड है, ये लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, ये निश्चित रूप से याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। और बेंजीन जो है वह प्रतिचुंबकीय गुण को दर्शाता है। बेंजीन क्या दर्शाता है? प्रतिचुंबकीय गुण को। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित आर्सेनिक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग अर्धचालकता बढ़ाने के लिए एक तत्व के साथ दूसरे तत्व को मिश्रित करते हैं, अपमिश्रित करते हैं, तो उस प्रक्रिया को डोपेंट या अपमिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? डोपेंट या अपमिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डोपेंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व। तो देखिए यहाँ पे क्या है, शॉटकी दोष जो है वह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष होता है। शॉटकी दोष को क्या कहते हैं बाबू? आयनिक ठोस का रिक्तिका दोष। क्लियर है? अब इस दोष में क्या होते हैं कि ठोस के जो घनत्व होते हैं वो क्या होते हैं? शॉर्ट कर जाते हैं, घट जाते हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सिनेबार के क्रिस्टल तंत्र की संरचना है। तो सिनेबार के क्रिस्टल तंत्र की संरचना कैसी होती है जान लीजिए। तो सिनेबार के क्रिस्टल तंत्र की संरचना होती है त्रिन समन्ताक्ष। सबसे पहले ये जान लेते हैं सिनेबार का सूत्र क्या होता है। तो सिनेबार का सूत्र HGS होता है, ये सल्फाइड है इसके हाइड्रागैरम का। और देखिए यहाँ पे त्रिन समन्ताक्ष जो क्रिस्टल तंत्र होता है, इसमें अक्षीय दूरी एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, अक्षीय कोण जो होते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होते हैं, और ये बराबर नहीं होते हैं किसके? 90 डिग्री के। क्लियर है? क्या कोई दिक्कत है क्या? और घनीय में तो आपको पता है कि अक्षीय दूरी भी बराबर होता है और अक्षीय कोण भी जो है वह क्या होता है? वो आपका बराबर होता है। और ये किसके बराबर होता है? तो 90 डिग्री के बराबर होता है। इस तरह से हम लोगों को यहाँ षटकोणीय में भी याद रखना, ए बराबर बी होगा, बी बराबर नहीं होगा सी के, अल्फा बराबर बीटा होगा, ये 90 डिग्री के बराबर होगा, और गामा कितने डिग्री के बराबर होगा? 120 डिग्री के। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह से हम लोगों को, जैसे यहाँ पे घनीय का जो है वह उदाहरण NaCl हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे त्रिनताक्ष का उदाहरण जो है वह CaCO3 हो जाएगा। अब त्रिनताक्ष में देखिए क्या होता है, त्रिनताक्ष यहाँ पर देखिए क्या है, तीनों अक्ष, यानी यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे A बराबर नहीं होगा, B के B बराबर नहीं होंगे, C के तीनों अक्ष बराबर नहीं होंगे, तीनों कोण बराबर नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, X तथा Y तत्वों से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होते हैं, जिनमें X परमाणु घन के कोनों पर, देखिएगा गौर कीजिएगा, X बाई से 2 परमाणु, मतलब जो है वह X बाई 2 परमाणु से कोई यौगिक का निर्माण हुआ। क्लियर है? और X परमाणु घन के कोनों पर है। कहाँ है? घन के कोनों पर। और Y परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। तो यौगिक का क्या होगा सूत्र? तो X परमाणु घन के कोनों पर है। तो गौर कीजिएगा, पहले X परमाणु की संख्या निकालिए। घन का कोण कितना? 8, और प्रत्येक कोना पर कितना परमाणु? 1/8, यानी X परमाणु की संख्या कितनी होगी? 1। अब Y परमाणु कहाँ पर उपस्थित है बाबू? तो फलक के केंद्रों पर। तो फलक कितना छो? प्रत्येक फलक पर कितना परमाणु? 1/2 परमाणु, यानी फलकों पर कितना परमाणु रहेगा? 3। तो X की संख्या 1, Y की संख्या 3। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? X/3। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या Z है, जो कि ABC संकुलन क्रम प्रदर्शित करती है, इनमें अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखिएगा कि यदि ABC व्यवस्था है तो निश्चित रूप से जो है वह आपका, ध्यान से देखिए, और कह रहा है क्या कि यहाँ पर अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बताना है और परमाणुओं की संख्या भी दी हुई है Z। तो देखिए परमाणुओं की संख्या, आप गौर से देखिएगा यहाँ पे, परमाणुओं की संख्या बराबर अष्टफलकीय रिक्तियाँ, बराबर अष्टफलकीय रिक्तियाँ, और ये जो होता है 2 गुना चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, 2 गुना चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। यानी यहाँ पे ये कहा जाए कि किसी भी व्यवस्था में अगर आप
परमाणु की संख्या ज्ञात है आपको, तो आप जो है वह अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या आसानी से निकाल लेंगे। यानी जितनी परमाणु की संख्या रहेगी वही अष्टफलकीय रिक्तियों की क्या होगी, संख्या होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो है वह अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या की क्या होती है, दोगुनी होती है। अगर यहाँ से आपको चतुष्फलकीय रिक्ति पूछ देता तो आंसर क्या हो जाता, 2z, लेकिन पूछा क्या, अष्टफलकीय रिक्ति, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्विबिंबीय वर्ग निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या होती है। आप ध्यान से देखिएगा, द्विबिंबीय वर्ग निबिड़ पूछ रहा है, तो द्विबिंबीय वर्ग निबिड़ पूछेगा, आप यहाँ से देखिएगा, तो द्विबिंबीय वर्ग निबिड़ में आप गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, तो एक जो है वह आपका गोला कितने गोले से घिरे रहते हैं, 4 गोले से। तो एक गोला 4 गोलों से घिरे रहता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी 4 होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा कि द्विबिंबीय वर्ग निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 4। अगर एक बिंबीय पूछ देता तो एक बिंबीय में क्या हो जाता, तो एक बिंबीय में इसकी समन्वय संख्या 2 हो जाता। अगर पूछ देता कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या त्रिबिंबीय जो है वह क्या होगा, एबीसी व्यवस्था में समन्वय संख्या क्या होगा, तो ये एबीसी व्यवस्था में समन्वय संख्या क्या हो जाता, वहां पे 6 हो जाता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक विशेष ठोस की अति कठोर है तथा इसका गलनांक अति उच्च है। ठोस अवस्था में यह अचालक तथा प्रगलन पर यह विद्युत का चालक हो जाता है, तो ठोस है। देखिए प्रश्न को बहुत घुमा के पूछा है, आप इस तरह के प्रश्न में उलझना मत, गौर से पढ़ना 2 बार। कहता ठोस है, एकदम कठोर है, और क्या है, गलनांक और क्वथनांक किसका उच्च है, और कहता है ठोस अवस्था में अचालक और गलित अवस्था में क्या होता है, सुचालक। तो बताइए वो कौन सा ठोस है। आपको बताए थे ना कि आयनिक ठोस जो होते हैं इनके द्रवनांक एवं क्वथनांक भी उच्च होते हैं, ये कठोर होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत का कुचालक, गलित अवस्था में ये विद्युत का सुचालक होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी आयनिक। इसी तरह से क्वेश्चन को घुमा करके पूछ दिया जाता है, और हम लोग इतने बड़े प्रश्न को देख करके डर जाते हैं। डरना नहीं है, बस वीडियो देखना है, घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। बस आप वीडियो को देखते जाओ, लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपकी एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचा दूंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सा वर्ग 13-15 यौगिक का उदाहरण नहीं है। देखिए ये अपमिश्रण से क्वेश्चन है कि वर्ग 13 और 15 के अपमिश्रण का उदाहरण कौन नहीं है। तो वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व है देख लो। वर्ग 13 में है बोरोन, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, और वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व हैं ये भी देख लो, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब देखो यहाँ पे इंडियम और यहाँ पे अस्टीबियम, ये भी 13-15 का उदाहरण है ना। देख लो ना भाई, यहाँ पे 13-15 का उदाहरण दिख रहा है। कैडमियम और क्या है यहाँ पे सेरियम। अब देखिए गैलियम और आर्सेनिक, देखिए गैलियम और आर्सेनिक भी है। एल्युमिनियम और फास्फोरस ये भी है, यानी ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो कौन नहीं है बाबू, तो ये है आपका CDSC। और CDSC किस किस वर्ग के अपमिश्रण का उदाहरण है, तो वर्ग 12 और वर्ग 16 का। इस तरह से सवाल बहुत बार पूछा जाता है, आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा। आपको किस वर्ग में कौन से तत्व हैं, अगर ये याद है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। बोर मैग्नेटन होता है, तो बोर मैग्नेटन से हम लोग चुंबकीय आघूर्ण को मापते हैं। किसको मापते हैं बाबू, चुंबकीय आघूर्ण को। और यहाँ पर एक बोर मैग्नेटन बराबर होता है 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ग 13-15 के विशिष्ट यौगिक हैं, तो वर्ग 13-15 के कौन कौन से विशिष्ट यौगिक हैं, अभी मैंने बताया कि यहाँ पर देखिए InSb, गैलियम आर्सेनाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, ये सभी के सभी जो है वह 13-15 के अपमिश्रण का उदाहरण है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस तरह का सवाल बहुत बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता घन के किनारा का मान होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी।
देखिए यहाँ पे जब कभी भी हम लोग संकुलन क्षमता निकालते हैं तो संकुलन क्षमता निकालते हैं तो वहाँ पे घन का किनारा और गोला के बीच जो संबंध दर्शाते हैं, गोला के त्रिज्या के बीच, तो वो देखिए अंतः केंद्रित यानी बीसीसी व्यवस्था में क्या होता है। तो बीसीसी व्यवस्था में क्या होता है बाबू, a बराबर होता है 4r/√2। ये बहुत बार पूछा गया है। अगर हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल में देखें तो a बराबर हो जाता है क्या, तो a बराबर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a बराबर हो जाता है 2r सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। और अगर एफसीसी के लिए देखते हैं तो एफसीसी के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे a बराबर 2√2r, यानी यहाँ पे एफसीसी रहता तो ये आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रैग समीकरण है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा। ब्रैग समीकरण जो होता है वो n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा होता है। क्या होता है बाबू, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा होता है। और ये दो क्रिस्टलीय तलों के बीच, दो क्रिस्टलीय तलों के बीच की दूरी का क्या करता है, दूरी का मापन करता है। दो क्रिस्टलीय तलों के बीच की कितनी दूरी है इसका जो है वह अनुमान कौन बताता है, तो ब्रैग समीकरण। और ब्रैग समीकरण n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा, पूरा बेनिफिशियल होगा, आप लोग पूरा इंजॉय किए होंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।